रिलेशन एंड फंक्शन 11th क्लास का हल्का सा इंट्रो दूंगा, क्योंकि मेरे को मेन चीजें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिलेशन एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर 11th में भी हम लोग बहुत मन से नहीं करते, जितना मन से मैंने कराया था ना मैन से। रिलेशन एंड फंक्शन 3 बार कराया था लगभग। अब सुन लीजिए मेरी बात, सबसे पहले आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मुझे इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि मैं जो भी सेट लूंगा वो सेट अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है तो वो सेट रिलेशन में कहलाएगा, अगर वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट नहीं है तो वो फिर रिलेशन नहीं हो। फॉर एग्जांपल मान लेता हूं कि मेरे पास दो सेट हैं, एक ए कॉमा बी और दूसरा है बी 1 कॉमा 2 कॉमा 3, और मैं चाहता हूं ए क्रॉस बी बनाना। ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? पहले सेट कौन सा आ रहा है? ए, फिर कौन सा आ रहा है? बी। आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने। कौन से ऑर्डर्ड पेयर बनाने? जिसमें ए का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाए। डेफिनेशन क्या कहती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की? ए क्रॉस बी इक्वल टू एक्स कॉमा वाई। देख लो ऑर्डर्ड पेयर बन गया, सच दैट पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली सेट ए के हर एलिमेंट सेट बी के साथ, हर एलिमेंट के साथ पेयर बनाएगा। तुम आज देख लेते हैं, पहला एलिमेंट क्या था? ए। तो ए ने 1 के साथ पेयर बनाया तो ए कॉमा 1, फिर ए कॉमा 2, ए कॉमा 3, फिर बी कॉमा 1, बी कॉमा 2 और बी कॉमा 3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? तो देख लो सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 2, और सेट बी में कितने एलिमेंट हैं? 3, और दोनों की कर दो मल्टीप्लाई तो 2 3 जा 6। गिन लो ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट आ रहे हैं। मैंने एक रिलेशन ले लिया आर, एक और सेट ले लिया, और उसमें मेरे पास जो एलिमेंट आ रहे हैं ए कॉमा 2 आ रहा है और बी कॉमा 3 आ रहा है और ए कॉमा 1 आ रहा है। अब बताओ सेट आर के हर एलिमेंट ए क्रॉस बी में है या नहीं है? ए कॉमा 2 है, बी कॉमा 3 है और ए कॉमा 1 है। तो जब किसी भी सेट के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी का पार्ट हो तो वो सेट उसका सबसेट कहलाता है। और फॉर अ रिलेशन ए टू बी, सेट शुड बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब अगर आप बोले कि ये सेट आर रिलेशन में है, ए और बी के रिलेशन में है, तो इसका मतलब इस सेट को ए क्रॉस बी का सबसेट होना पड़ेगा। अगर ये सबसेट नहीं होता तो फिर ये रिलेशन ए टू बी का भी नहीं होता। रिलेशन बेसिकली क्या है? हम रिलेट कर रहे हैं दो सेट को, हम रिलेट कर रहे हैं दो सेट को, ए को बी से। कैसे? किसी ना किसी रिलेशन से। रिलेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और ये बताता है कि मैं सेट ए को सेट बी से जोड़ रहा हूं किसी रिलेशन के थ्रू। एक और एग्जांपल देता हूं और क्लैरिटी आएगी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। सेट ए से हम x लेते हैं और सेट बी से हम y लेते हैं, और मेरा एक रिलेशन है r, ए आर बी ऐसे भी लिख देते हैं, ए आर बी। इसका मतलब क्या है? एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट बी थ्रू अ रिलेशन आर। मतलब सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से जुड़ रहे हैं किसी भी रिलेशन, और उस रिलेशन को आर से बोलते हैं। जैसे मैंने क्या माना? आर। ये मेरा रिलेशन क्या था? मेरा रिलेशन था y इक्वल टू एक्स प्लस 1। अब मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अगर x की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू किससे लोगे? रिलेशन में जो सेट पहले आ रहा है। पहले कौन आ रहा है? a। तो a से मैंने 1 ले लिया, तो 1 में जब 1 ऐड किया तो 1 किससे कनेक्ट हो गया? 2 से। और 2 किससे कनेक्ट हो गया? 3 से।
और 3 किससे कनेक्ट हो गया, 4 से, और 4 किससे कनेक्ट हो गया, 5 से। तो इसका मतलब एक रिलेशन का सेट बना या नहीं बना, क्या बना, 1 कॉमा 1 प्लस 1 है ना। एक मिनट, इसको रिलेशन को थोड़ा सा बदल लेते हैं, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सारा। ये लो, इसको हमने 2 ले लिया। अब 1 में 2 ऐड किया तो कितना आएगा, 1 प्लस 2 3, और 2 में 2 ऐड किया तो 4, और 3 में 2 ऐड किया तो 5। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो मैंने आर क्या बनाया, 1 किससे रिलेट था बेटा, 3 से, तो 1 कॉमा 3, और 2 किससे रिलेट था, 4 से, और 3 किससे रिलेट था, 5 से। बन गया रिलेशन। अगर मैं इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता तो क्या क्या बनता, अगर मैं ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाता तो क्या बनता, यहां पर देखना जरा, 1 कॉमा 0, फिर 1 कॉमा 1, फिर 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, और 1 कॉमा 5। फिर क्या लेता बेटा मैं, 2 कॉमा 1, तो सॉरी 2 कॉमा 0, और 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, और 2 कॉमा 3, और 2 कॉमा 4, और 2 कॉमा 5, 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 0, इसको 1 कर लो, और ये 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3, 3 कॉमा 4, और 3 कॉमा 5। 4 भी है बेटा, 4 कॉमा 0, 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, और 4 कॉमा 3, और 4 कॉमा 4, और 4 कॉमा 5। अब देखो 1 कॉमा 3 ए क्रॉस बी में आ रहा है कहीं, 2 कॉमा 4 आ रहा है, और 3 कॉमा 5 भी आ रहा है। इसका मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी में हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आर है ये ए क्रॉस बी का सबसेट है, और सबसेट है तो ये रिलेशन माना जाएगा। तो डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो सेट ऑफ आर शुड बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब उसने पूछा, वही चीज मैंने सारी यहां पे समझा दी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, मेरा नीड नहीं है कुछ भी ऐसा रिलेशन। आर शुड बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी और इक्वल टू ए क्रॉस बी। A comma B belongs to R, तो A is related to B through a relation R या by a relation R। ये लीजिए, डोमेन क्या होता है पता है ना, जो भी आपका ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे मान के चलो मैंने अभी R क्या निकाला था, 1 के साथ 3 आया था, और 2 के साथ 4 आया था, और 3 के साथ 5 आया था। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, सारे ऑर्डर्ड पेयर में से पहला एलिमेंट का सेट बना दो। तो ये लो जी, डोमेन बताना, पहला ऑर्डर पेयर क्या था, 1,3 से क्या ले लूं, 1, 2,4 से क्या ले लूं, और 3,5 से, ये लो जी क्या आ गया, ये डोमेन। अगर कोई मुझसे रेंज पूछे तो रेंज में क्या करेंगे, जो भी रिलेशन है उसके हर ऑर्डर पेयर का से बाद वाला एलिमेंट ले लो। तो 3,4,5 ये मेरा क्या कहलाएगा, रेंज। एक कोडोमेन भी होता है, कोडोमेन क्या होता है, रिलेशन में बाद वाला सेट। आपने रिलेशन कहां से कहां तक का निकाला था, ए टू बी का, तो बाद वाला सेट क्या है, बी, तो बाद वाले सेट को हम कोडोमेन बोलते हैं। क्लियर, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ गया बेटा मेरा इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी फंक्शन में एक्स की वैल्यू डालते हैं, मतलब किसी भी रिलेशन में एक्स की वैल्यू डालते हैं तो वाई की वैल्यू मिलती है। तो ऐसा भी तो कोई रिलेशन होगा जिसमें वाई की वैल्यू डालूं तो एक्स की मिल जाए। तो यहां पे मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं आगे कराऊंगा तो सीरीज चीजें क्लियर हो चुकी है, और मैं इनवर्स में भी ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। जैसे अभी मैंने क्या रिलेशन लिया था, याद करो, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 लिया था ना, तो ये मेरा नॉर्मल रिलेशन है, और जब मैं x इक्वल टू वाई माइनस 2 लिख दूं तो ये मेरा इनवर्स रिलेशन है। वैल्यू ऑफ x इन टर्म ऑफ y मेरा नॉर्मल रिलेशन है, और वैल्यू ऑफ
x इन टर्म ऑफ y, ये मेरा इनवर्स है। इसका मतलब अब मैं जब कोड रेंज डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डोमेन मिलेगा, जो भी फंक्शन होगा। जैसे मैंने क्या किया था याद करो, जब मैंने 5 डाला था तो मेरा 3,5 ऑर्डर पेयर था ना, जब मैं 5 डालूंगा इसमें तो 5 - 2, तो मेरे को 3 मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा? तो ये रिवर्स होता है, मुझे इसकी नीड नहीं है अभी। अब आपसे पूछता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज में पूछ रहा है मुझसे कि अगर ए में पी एलिमेंट है और बी में क्यू एलिमेंट है तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर p इंटू क्यू, ये नोट डाउन कर सकते हैं। दूसरा पूछ रहा है कि n इक्वल टू पी दे रखा है, तो नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए टू ए का रिलेशन है, ये किसका रिलेशन है, ये ए टू ए का, इसमें दूसरा सेट बी नहीं है। इसका मतलब जब मैं लिंक कर रहा हूं तो मैं अब ए को ए के साथ लिंक कर रहा हूं, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर पी स्क्वायर, 2 की पावर पी स्क्वायर। टाइप्स ऑफ रिलेशन, सबसे पहले आता है आइडेंटिटी रिलेशन, जिसको आई से डिनोट करते हैं। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होता है, मेरे पास एक सेट है ए और उसमें 3 एलिमेंट हैं 1, 2, तो ऐसा रिलेशन जिसमें सेट के हर एलिमेंट का ऑर्डर्ड पेयर खुद के साथ, अगर 1 है तो उस रिलेशन में देखो, अब 1 क्या है, सेट ए का मेंबर है, तो इसका मतलब रिलेशन में क्या भी होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए। दूसरा सेट क्या एलिमेंट क्या है, 2, तो 2 का खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाऊं तो 2, 2, और ये 3, 3। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जितने भी एलिमेंट सेट में हैं, हर एलिमेंट का खुद के साथ वाला ऑर्डर्ड पेयर भी रिलेशन में अगर होगा, और इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा पेयर नहीं होना चाहिए। जितने एलिमेंट्स हैं, हर एलिमेंट का खुद के साथ वाला ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, तो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। और डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का मतलब छोटा लेटर एलिमेंट के लिए होता है, ए बिलोंग्स टू आर, ए रिलेशन का सेट का पार्ट होना चाहिए, तो ये आर क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन कहलाएगा। और डेफिनेशन में देख लो, रिलेशन आई ए से डिनोट करते हैं, ऑन सेट ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटिव टू इटसेल्फ, मतलब ए का ए के साथ। लो जी, 1, 2, 3, ये भी ए और ये भी ए, 1, 2, 3, 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, सिर्फ इतना ही हो, ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है। डन। अब आता है मेरा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या यूज कर रहा हूं, फॉर ऑल। फॉर ऑल का मतलब एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है, मेरी बात समझना। फिर एक सेट लिया मैंने 1, 2, 3, देखो 1 बिलोंग्स टू ए, तो 1, 1 बिलोंग्स टू आर, और 2 बिलोंग्स टू ए, तो 2, 2 बिलोंग्स टू आर, और 3 बिलोंग्स टू ए, तो 3, 3 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो ए बिलोंग्स टू आर। अब कहोगे सर यही चीज आपने तो वहां लिखवाई थी, आइडेंटिटी में भी यही चीज लिखवाई थी, रिफ्लेक्सिव में यही लिखवाई थी। रिफ्लेक्सिव में और आइडेंटिटी में बड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। रिफ्लेक्स पूरी तरीके से आइडेंटिटी को फॉलो करता है, बस आइडेंटिटी में एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर नहीं होते और रिफ्लेक्सिव में एक्स्ट्रा ऑर्डर पेयर हो सकते हैं। जैसे 1, 1, 2, 2, 3, 3, और ये 1, 2, ये लो जी इस रिलेशन के, इस आर के एलिमेंट है। अब क्या ये आइडेंटिटी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आइडेंटिटी में सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ सकता। यहां पे 1, 2 एक्स्ट्रा है ना, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। अब बताओ ये रिफ्लेक्सिव है, क्यों है ये रिफ्लेक्सिव, क्योंकि सेट में जितने भी एलिमेंट हैं
जब हर एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर्ड पेयर बनाएगा वो रिलेशन में होना चाहिए। तो डेफिनेशन क्या कहती है, समझिए मेरी बात। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब आप इस सेट से कोई सा भी एलिमेंट लें, और जब ये एलिमेंट खुद के साथ, इसका मतलब ए कॉमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर बनाए वो भी रिलेशन का पार्ट होगा, तो मेरा आर क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। डन। एक चीज और पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, ये लो जी, ए दे रखा था 1 2 3 और आर दे रखा है मुझे 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 और 1 कॉमा 2 और 2 कॉमा 1। बताना क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्यों नहीं है तुषार? इधर देख, 3 किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब हर एलिमेंट की खुद के साथ वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं है, तो वो क्या नहीं कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। अब बेटा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में क्या करते हैं कि आप रिलेशन में जो भी रिलेशन है उसमें से एक ऑर्डर पेयर लेंगे। जैसे मैंने ले लिया लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। मीनिंग समझिए, मैंने एक ऑर्डर्ड पेयर लिया और बोल रहा हूं कि ये रिलेशन का पार्ट है, और इसमें दो एलिमेंट यूज हो रहे हैं, ए और ए और बी किसके मेंबर हैं, सेट ए के। अब इस ऑर्डर्ड पेयर का फ्लिप करना, जरा इनवर्स करना, तो इनवर्स क्या आना चाहिए, बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन आर इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है बेटा। जैसे मान लेते हैं आर, तो ये 1 कॉमा 1 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3 और 1 कॉमा 2, सिर्फ इतना सा रिलेशन है, और मेरा सेट क्या है बेटा, 1 कॉमा 2 कॉमा 3। अब बताओ क्या ये आर रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? है पक्का? कितने एलिमेंट है सेट में, 3, तो 1 का खुद के साथ ऑर्डर पेयर बनाना तो क्या आएगा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 1 आर में है, दूसरा एलिमेंट 2 कॉमा 2 3, इसका मतलब जितने भी एलिमेंट थे सेट में हर एलिमेंट का खुद के साथ वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी है? नो। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी में सेल्फ ऑर्डर्ड पेयर के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आता ही नहीं है। अब बताओ क्या सिमेट्रिक है? 1 कॉमा 1 का उल्टा करना, 1 कॉमा 1 का उल्टा करना, 1 कॉमा 1 है ना रिलेशन में, 2 कॉमा 2 का उल्टा करना है, 3 कॉमा 3 का उल्टा करना, लेकिन 1 कॉमा 2 का उल्टा करूं तो अब देखना जरा, 1 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 comma 1 does not belongs to R, therefore R is not symmetric. Done? ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए मुझे, जैसे सिमेट्रिक के लिए सिर्फ एक ऑर्डर पेयर लिया था, ट्रांजिटिव के लिए मुझे 2 ऑर्डर पेयर लेने पड़ते हैं। कितने ऑर्डर पेयर? 2। और कैसे लेने पड़ते हैं? सपोज A कॉमा B बिलोंग्स टू R एंड B कॉमा C बिलोंग्स टू R। A कॉमा B बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R। इसका मतलब मैं ऑर्डर पेयर कैसे लूंगा, पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट सेम होने चाहिए, ये दोनों।
तो यहाँ पे बी था तो यहाँ भी क्या होना चाहिए बी। अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था 2, और यहाँ पे 5 था तो यहाँ भी क्या होना चाहिए था 5। तो पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो आप ट्रांजिटिविटी के लिए कंपैरिजन कर सकते हो, और नहीं है तो आपको बोलना पड़ेगा दिस इज अ ट्रांजिटिव। उसका रीजन भी बताऊंगा ट्रांजिटिव क्यों है। अब दूसरी बात समझिए, तो जब ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन का पार्ट है एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू सेट ए, और ये सेट ए के मेंबर है, फॉर ऑल के लिए कर दिया मैंने। अब देखो, तो इंप्लाइज दैट एक और ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए जो पहले ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट से और दूसरे ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से जो पेयर बनेगा वो भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। A comma B belongs to R and B comma C belongs to R such that A comma C belongs to R, then R is symmetric. Oh, transitive. अब मैं एक चीज और पूछ रहा हूं आपसे, 1, 1, 2, 2, 3, 3 और 1, 2, ये लो। अब ये पूछ रहा है बताओ क्या ये सेट रिफ्लेक्सिव है? क्यों? क्योंकि सेट क्या था मेरा 1, 2, 3, ये लीजिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? क्यों है रिफ्लेक्सिव? क्योंकि सेट में जितने भी एलिमेंट थे हर एलिमेंट का खुद के साथ वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, रिफ्लेक्सिव हो गया। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। क्या ये ट्रांजिटिव है? पक्का? चलो, ऐसा क्यों लगा कि ट्रांजिटिव है? ये देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं है। अगर हम इसका पेयर जैसे 1, 1 और 1, 2 लेते हैं तो इसका रिजल्ट 1, 2 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए ना? देख लो तो है ना भाई, दोनों के अंदर वाले एलिमेंट सेम है तो बाहर वाले का ऑर्डर पेयर बनेगा और वो रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। अब मैंने दूसरा और ले लिया 1, 2 और 2, 2, तो इसका भी रिलेशन क्या आ गया 1, 2, तो मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव तो ये बन रहा है, मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव ये बन रहा है। समझ में आया या नहीं आया? लो एक और रिलेशन ले लिया मैंने 1, 1, 3, 3। अब बताइए ये रिफ्लेक्सिव है क्या? है ये रिफ्लेक्सिव? नहीं। 2 belongs to A but 2, 2 does not belongs to R, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। इस ऑर्डर पेयर का फ्लिप करना 1, 1 रिलेशन का पार्ट है, 3, 3 भी रिलेशन का पार्ट है। अब बताओ, बच्चा मुझसे पूछे क्या ये ट्रांजिटिव है? ये ट्रांजिटिव है। अब रीजन बता रहा हूं, वही तो बता रहा हूं मैं रीजन, सुनिए मेरी बात। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर दे रहा हूं और उसमें मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया, प्रिंटिंग की वजह से गलत हो गया, टाइपिंग की वजह से गलत हो गया, कोई भी कारण की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप मुझसे क्या बोलोगे? और मैं आपके सामने अवेलेबल हूं नहीं जो उसको करेक्शन भी करवा पाऊं। जब मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगा और मैं उस टेस्ट को चेक करूंगा तो आप चेक करने से पहले आप मुझसे क्या बोलोगे? सर आपने एक क्वेश्चन पेपर मुझे गलत दिया था, मतलब एक क्वेश्चन गलत दिया था। अब पेपर तो आप दे चुके हो तो अब तो आपके पास उसको करेक्ट करने का मौका भी नहीं रहा ना। मैंने कहा जैसा है वैसा दे दो, गलत होगा क्वेश्चन तो मैं मार्क्स दे दूंगा, बोर्ड में यही होता है ना। तो ये कहता है कि जब आप कंपैरिजन करें कि रिलेशन ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा तो मुझे ट्रांजिटिविटी की कंडीशन पूरी देनी पड़ेगी आपको। और वो क्या होती है? A, B belongs to R and B, C belongs to R। इस कंडीशन को मुझे देना पड़ेगा, दो ऑर्डर पेयर आपको देने पड़ेंगे मुझे। और वो दो ऑर्डर पेयर कैसे होने चाहिए? पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए, तब आप कंपैरिजन करोगे, तब बताओगे ट्रांजिटिविटी है या नहीं है। अगर मैं आपको ऑर्डर पेयर ही नहीं दे रहा, मैं दूसरा ऑर्डर पेयर ही नहीं दे रहा हूं आपको,
भाई इस केस में मैंने कहा दिया आपको 3,3 दे दिया, और मैंने आपको 3,4 तो नहीं दिया ना भाई, 3,3 दे दिया, 3,4 दिया नहीं, तो अब आप कैसे कंपेयर करेंगे? तो ट्रांजिटिविटी की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी होती है कि मुझे दो ऑर्डर्ड पेयर चाहिए, पहले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट और सेकंड ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेम हो, ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर दो मुझे, तब मैं कंपेयर करके बताऊंगा कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है या नहीं। आएगा, अभी क्वेश्चन आएंगे। अब दूसरी बात समझिए मेरी बात, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। फॉर अ रिलेशन टू बी इक्विवेलेंस इट शुड बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। मेंशन किया, इफ देयर इज नो सिचुएशन इन विच A comma B belongs to R और B comma C belongs to R, then R is not transitive relation। बोल दिया ना मैंने। तो कह रहा empty relation is also transitive as there is no situation in which A comma B belongs to R and B comma C belongs to R। empty relation भी transitive relation होता है। पूरी कंडीशन नहीं दोगे मैं ट्रांजिटिव मानूंगा ही मानूंगा, उसमें मेरे पास कोई कंडीशन नहीं है आपकी। इक्विवेलेंस हो गया, इक्विवेलेंस क्लास आ गया। इक्विवेलेंट क्लास का मतलब होता है कि जब आप सेट ए के एलिमेंट को सेट बी के एलिमेंट से जोड़ रहे होते हैं, तो जो रिलेशन होता है जब आप उसमें बी डालोगे तो बी डालने से आपको क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिलेगी। तो ए किस किस के साथ ऑर्डर्ड पेयर बना रहा, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर इक्विवेलेंस क्लास कहलाते हैं। क्वेश्चन करेंगे, आ जाएगा पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिलेशन आर इन द सेट ए टू ए का रिलेशन है बेटा, ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ए टू ए का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। व्हाट इज द रिलेशन? आर ब्रेसिस में x कॉमा y सच दैट 3x माइनस y इक्वल टू 0। 3x माइनस y इक्वल टू 0, तो मैं चाहूं तो y इक्वल टू 3x लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? आपको इस रिलेशन के बिहाफ पे सेट ए के एलिमेंट को सेट ए के एलिमेंट से कनेक्ट करना है, और आप ध्यान रखना जो पहला सेट होता है वहां से x आता है और जो दूसरा सेट आता है वहां से y मिलता है। तो पहले आप एलिमेंट सेट ए से लेंगे, तो मैंने पहला एलिमेंट क्या ले लिया, 1। लो जी, x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3। तो 1 किससे कनेक्ट हो रहा है बेटा? अब जब मैंने x की वैल्यू 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6। और जब मैंने x की वैल्यू 3 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 9। तो 3 किससे कनेक्ट हो गया, 9 से। और जब x इक्वल टू मैंने 12 लिया तो 4 लिया तो y इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 12। तो 4 किससे कनेक्ट हो गया, 12 से। अगर मैं x 5 ले रहा हूँ, 15 डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। तो इस रिलेशन के हिसाब से मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर कौन कौन से आए बेटा, 1,3 आया, 2,6 आया, 3,9 आया और 4,12 आया। लो जी, पहला हेडिंग डाल लो रिफ्लेक्सिव। अब बताओ देखकर ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? पहला एक एलिमेंट पकड़ लो इस सेट का, 1 ले लिया, तो 1 का ऑर्डर पेयर खुद के साथ बनाओ तो क्या बनना चाहिए था, 1,1। 1,1 आर में है क्या? चलो दूसरा ले लो 2, तो 2,2 आर में है क्या? तो जब भी आपको नोट करना हो तो आप एग्जांपल लेके भी कर सकते हो और जर्नल वे में भी कर सकते हो। अब दो तरीके से हो सकता है रिफ्लेक्सिव, देखो दोनों तरीके लिख के दिखा रहा हूं। लेट 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 does not belongs to R, therefore R is not reflexive। चलेगा? या for all A belongs to A comma A does not belongs to R, therefore R is
नॉट रिफ्लेक्सिव। तो जब कभी भी कोई भी सेट रिफ्लेक्सिव ना हो तो एक एलिमेंट ऐसा ढूंढ लेना सेट में से जिसका खुद के साथ वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में ना मिले। वैसे तो आप कोई भी ले लो, किसी का भी खुद के साथ वाला ऑर्डर पेयर यहां पर है ही नहीं। तो मैंने क्या लिख दिया, लेट 1 बिलोंग्स टू ए बट 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इंप्लाइज दैट क्या हो गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। नॉट डाउन। सेकेंड हेडिंग डाल दीजिए सिमेट्रिक। कोई भी ऑर्डर पेयर ले लो, कोई भी, वैसे एप्लीकेबल है सारे ऑर्डर पेयर पे होता है। पहले ले लिया मैंने 1,3 बिलोंग्स टू आर और इसका फ्लिप किया तो क्या मिला, 3,1। क्या रिलेशन का पार्ट है, तो क्या लिखा यहां पे, 1,3 बिलोंग्स टू आर बट 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या आ रहा है, फॉर every a comma b belongs to r, b comma a does not belongs to r, therefore r is not symmetric. Symmetric. तीसरा हेडिंग क्या रहेगा, ट्रांजिटिव। ढूंढो ऐसे ऑर्डर पेयर जिसमें 1,3 देख लो, 1,3 बिलोंग्स टू आर और 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट 1,9 does not belongs to R, therefore R is not transitive. क्यों उल्टा क्यों लिख दिया बेटा मैंने, जो कॉमन होते हैं उनको तो गायब करते हैं भाई। इसमें और इसमें कॉमन 3 था ना, बीच वाले एलिमेंट को हटा देते हैं, तो 1,9 आना चाहिए। तो 1,9 दिख रहा है कहीं भी आर में आपको? अच्छा, और सिचुएशन बनी नहीं रही, जैसे यहाँ पे 2,6 है तो ऐसा कोई ऑर्डर पेयर नहीं है ना जिसमें 6, कुछ और हो। 3,9 है तो ऐसा कुछ भी नहीं है ना जिसमें 9, कुछ और हो। 4,12 तो बाकी तो कंडीशन है नहीं, बस उसी पे देख पाऊंगा जिसमें ऑर्डर पेयर बन रहा था। तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब ये क्या हुआ बेटा, ये ना रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, सिर्फ क्या है ये, या सिमेट्रिक भी है। तो ये नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक। डन। पढ़ना जरा, रिलेशन आर इन द सेट एन, नेचुरल नंबर है, कैपिटल एन नेचुरल नंबर का होता है, डिफाइंड एज आर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 और एक्स की वैल्यू कितनी है 4। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एन और ये भी एन, इसमें सिर्फ आप कौन कौन से एलिमेंट लेंगे, हटा देते हैं 1, 2 एंड 3, क्योंकि x का मतलब होता है डोमेन, और डोमेन आते हैं पहले वाले सेट से और रेंज आते हैं बाद वाले सेट से। और ये रिलेशन कहां से कहां तक था, n टू n का, और कंडीशन सिर्फ किस पे दी गई है, x पे, y पे नहीं दी गई है। तो y में तो क्या ले लोगे आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट डॉट डॉट। व्हाट इज द रिलेशन हियर बेटा, r ब्रेसिस में x कॉमा y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5। तो 8, 9 भी ले लेते हैं। ये लो जी भाई, पहले x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, फिर x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7, फिर x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो बता दो रिलेशन के ऑर्डर पेयर क्या बने, 1,6, 2,7 और 3,8। अब बताना क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है नहीं। क्या ये ट्रांजिटिव है,
क्यों नहीं है ट्रांजिटिव? नहीं है ट्रांजिटिव, क्यों? मैंने कंडीशन पूरी दी है तेरे को? नहीं, बता बता, मैंने कंडीशन पूरी दी है? मैं इसलिए तो कह रहा हूं मैंने कंडीशन पूरी दी है। क्या मैंने कोई ऐसा ऑर्डर पेयर दिया जिसमें 1,6 और 6,7 होता? तो 6,7 वाला ऑर्डर पेयर नहीं दिया ना। 2,7 और 7,8 वाला ऑर्डर पेयर दिया है क्या? इसका मतलब मैंने अपनी कंडीशन पूरी नहीं की है, और जब कंडीशन पूरी ना हो तो ट्रांजिटिव होगा। बार बार बोल रहा हूं, ट्रांजिटिव होगा। आपको दो ऑर्डर पेयर चाहिए ट्रांजिटिव की कंपैरिजन करने के लिए, और मैं से दो ऑर्डर पेयर आपको दे ही नहीं रहा। आप पीछे देख सकते हो, ये सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। अब लिखना शुरू करें। पैर पीछे कर, पहला हेडिंग डाल दो आप, रिफ्लेक्सिव। अब देखो, लेट 1 बिलोंग्स टू ए बट 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर और a comma a does not belongs to R, so therefore R is not reflexive. सेकंड डाल दीजिए, सिमेट्रिक। Let 1,6 belongs to R for 1,6 belongs to A, but 6,1 does not belongs to R. So therefore R is not symmetric. तीसरा, ट्रांजिटिव। यस है। क्यों है? Condition required for transitive comparison for the transitivity are not given. A comma B belongs to R, but B comma C does not belongs to R. मतलब B comma C are not given here. 1,6 है, लेकिन 6 comma anything नहीं है। तो condition are not properly given. Therefore, R is transitive. देखना जरा, सेट क्या दे रखा है? 1 2 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और रिलेशन किस पे? सेट ए पे, ए टू ए का रिलेशन है। और क्या दे रखा है? व्हाट इज द आर हियर? x comma y such that y is divisible by x। लो जी, 1,1 ले लूं, 1,2 भी चलेगा, 1,3 और 1,4, 1,5 और 1,6, फिर 2,2, 2,4 और 2,6 और 3,3 और 3,6, 4,4 और 5,5 और 6,6। ये लीजिए, y इज डिविजिबल बाय x का मतलब है कि जो भी आप y एलिमेंट ले रहे हैं वो x से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब देखो, ये वाला 1 1 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 भी 1 से डिवाइड हो रहा है। देखो साहब, बाद ऑर्डर पेयर में बाद वाले एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है ना। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। तो अब मैं पूछना चाह रहा हूं, इस सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 1 2 3 4 5 6। देखना, 1,1 आर में है, 2,2 आर में है, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। इसका मतलब हर एलिमेंट का खुद के साथ वाला ऑर्डर पेयर रिलेशन में है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव है, अगर ये नहीं होता तो मैं उस एलिमेंट को पिक कर लेता जिसका ऑर्डर पेयर रिलेशन में नहीं होता, लेकिन ये तो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। तो कैसे लिखूं? पहला हेडिंग, रिफ्लेक्सिव। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए
A comma A belongs to R. Therefore, R is reflexive. सीधी सी कहानी है। दूसरा हेडिंग क्या आएगा? सिमेट्रिक। देखना, let 1,2 belongs to R. 2,1 भी रिलेशन में है क्या? Does not belongs to R. Therefore, R is not symmetric. तीसरा बेटा ट्रांजिटिव। ढूंढो, इसके लिए ये है, इसके लिए भी है, इनके लिए तो सबके लिए है ना। अब देखना 1,2 2,2 इसके लिए भी चलेगा और इसके लिए भी चल रहा है ना। देख लो 1,2 2,4 तो 1,4 है ना, और मेरे हिसाब से इसके लिए भी चल रहा है, देख लो। और अब ले लेते हैं, इधर देखो, है ना, इसके साथ भी है, फिर ये लो 1,4 और तो नहीं है कोई ऐसा दूसरा, तो 1,4 है, 1,5 है, और यहाँ पे देखना, और ये चल रहा है ना। और देखो इसके लिए भी चल रहा होगा ये, और इसके लिए भी चल रहा होगा, और देखो ये इसके लिए भी चल रहा है, और ये दोनों भी चल रहे हैं आपस में। इसका मतलब क्या है, जो भी आप दो ऑर्डर पेयर ले रहे हो उनका पहला और लास्ट वाले ऑर्डर पेयर सेट्स में है। इधर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो पहले मैंने 1,1 ले लिया, तो ये सारे देख लो 1,2 1,3 1,4 1,5 और 1,6 सब रिलेशन में है। ये सब ट्रांजिटिव की कंडीशन है ना। ऐसे फिर मैंने 2 के साथ ले लिया, जैसे 1,2 2,2 ले लिया, 1,2 2,4 ले लिया, है ना। फिर 1,3 ले लिया तो 3,3 के साथ, और 1,3 3,6 के साथ भी ले लिया। फिर 1,4 को 4 के साथ ले लिया, देख लो। फिर 2,4 को 4 के साथ ले लिया। इस तरह से देखा कि सबके लिए क्या आ रहा है मेरे पास, ये रिलेशन का पार्ट आ रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर एवरी A, B belongs to R and B, C belongs to R, A, C belongs to R, therefore R is transitive.